इवन मैंने खुद ये फील किया है कि रात को जब हम जागते हैं और सुबह को सोते हैं तो वो स्पिरिचुअल स्टेट नहीं होती है। क्योंकि रात को जो है वो फितनों का एक अल्लाह ताला ने बताया कि ये तो इससे तो पनाह मांगनी चाहिए रात से, और सुबह बरकत का टाइम होता है। बरकत के टाइम को जिसने मिस कर दिया फिर वो रूहानियत को भूल जाए, फिर बस वो एक धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह हम चलेंगे। तो इसीलिए टॉप सीईओज की भी आप रूटीन देखें तो वो नाइट स्लीपर्स हैं। द 5 AM क्लब, ये एक बुक भी है बड़ी मशहूर रॉबिन शर्मा की। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी उम्र यही रूटीन अपनी सेट की, क्योंकि यही अक्लमंदी है। और हमारे दीन ने तो देखें हमें एक मैकेनिज़्म भी दे दिया उठने का, वो फजर है। फजर पे बंदा उठ जाए और कोशिश करे कि बंदा उसके बाद ना सोए। मुश्किल है बहुत इस पे अमल करना, लेकिन ये कि ये तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन लूज़ करने का। यकीन करें बहुत से काम जो है वो हो जाते हैं। तीसरा जो टिप इन्होंने इस्लामिक टिप जो है वो दिया है वो ये है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ। ये वेट ना करें कि मैं कल कर लूँगा, उसी वक्त स्टार्ट कर दें। जैसे आपने हदीस सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे, तो उसी वक्त उसी दिन कहें मैंने जी आज से 70 बार या 100 बार भी आता है हदीस में, स्टार्ट है। आपने सुना जी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, उसी दिन से स्टार्ट कर दें। अगले दिन ब्रेक आए कोई बात नहीं, लेकिन आपने जारी रखना है। अपने आप को पुल अप करके कुछ ना कुछ करना है। पेन पेपर लेकर बैठ जाए, वो एक चीज़ बेसिक जो है वो स्टार्ट कर दें। मेक अ हैबिट चार्ट एक बड़ी अच्छी टिप है। टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव हैबिट्स एंड इनकॉर्पोरेट प्रोडक्टिव हैबिट्स एंड डीड्स इनटू योर रूटीन। ये बहुत पावरफुल टिप है। देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने भी लगा कर देखी और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ, खुसूसन रमज़ान में। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें और अपने दिन को ट्रैक करें। अगर आपके पास कोई ट्रैक नहीं है ना आपकी प्रोग्रेस का, आपके दिन का, फिर आप रैंडम है, आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा। वो प्रोग्रेस ट्रैक करने का एक फ़ायदा है कि आपको पता लग जाएगा आपके एनर्जेटिक स्लॉट्स कौन से हैं, सुस्ती वाले स्लॉट्स कौन से हैं, आप कौन सा काम अच्छा कर रहे हैं या कहाँ पे आप कितना टाइम लगा रहे हैं। ये प्रोग्रेस ट्रैक करना पावरफुल है। स्क्रीन टाइम अगर आप डेली ट्रैक कर रहे होंगे तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप स्मार्टफोन एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रैक ही नहीं कर रहे और देख भी नहीं रहे तो फिर आप उस मुसीबत में पड़े रहेंगे। तो अनप्लग होने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपको बना देगा, बहुत अच्छी हैबिट ये आपकी बना देगा, ट्रस्ट मी। आप बैठेंगे फिर काम करने के लिए, आपको वरना जो है स्ट्रेस होने लगेगा कि मैं आज बैठा नहीं, ये आदत आपकी फिर बन जाएगी। चौथी जो है वो टिप है सेट अ स्केड्यूल। एक स्केड्यूल सेट करें, टाइम टेबल बनाएं, रिमाइंडर्स डाला करें, थिंग्स टू डू वो चीज़ लिखा करें, उसको देखा करें। स्टिकी नोट्स अब तो लैपटॉप पे आ गए हैं और उनको रिविज़िट किया करें और स्केड्यूल सेट कर लिया करें कि इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम वो करना है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है स्केड्यूल, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। तो अगेन ये बड़ी बेसिक टिप है, लेकिन सुन्नत से ये सारी चीज़ साबित है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्केड्यूल होता था और वो उसी स्केड्यूल को फॉलो करते थे। जैसे इसका तयन किया हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फजर के बाद उन्होंने क्या करना है, और उन्होंने दोस्तों से कब मिलना, और उन्होंने कम्युनिटी सर्विस कब करनी है, लोगों के मसाइल किस टाइम पे हल करने हैं, उन्होंने रेस्ट कब करना है। वो स्केड्यूल्ड होता था सब कुछ। तो कोशिश करें उस स्केड्यूल को जितना फॉलो किया जा सकता है करें। इसीलिए इसकी एक टिप आजकल के साइकोलॉजिस्ट ये देते हैं कि अपना ज़रा सोशल सर्कल कम रखें, या इतने पावरफुल हो जाएं कि सब आप पे डिपेंडेंट है। दो ही टिप्स हैं, या आप इतने पावरफुल हैं कि सब आपकी तरफ देख रहे हैं, वो आपको देख के स्केड्यूल सेट करेंगे, या ये कि सोशल सर्कल कम करें। क्योंकि अगर आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा, फिर आप स्केड्यूल नहीं फॉलो कर सकते। फिर आपको फलाने ने कॉल करनी है कि आ जाओ रात को, आप उधर चले जाएंगे, नींद गई, डिस्टर्ब, ठीक है। फिर फलाने ने कॉल करनी, इधर आ जाओ, फिर उधर जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी पावरफुल टिप है कि अपना एक लो सोशल सर्कल रखें। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों से मिले ना, बात ना करें। सोशल सर्कल से मुराद है कि जिनके साथ आपका मिलना मिलाना ज़्यादा है, तो इट विल हेल्प यू अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और ये कि उनकी भी रूटीन सही कराने की जो है वो कोशिश की। बट पॉइंट इज़ के स्केड्यूल अपना अच्छा रखें और स्केड्यूल के साथ चलें। पांचवी टिप है प्रेयर्स, नमाज। जाहिर है अगर आप टाइम पे पढ़ रहे हैं तो आपकी रूटीन कहीं नहीं गई। और इतनी ये पावरफुल टिप है, इतनी पावरफुल टिप है कि आप इस पर जितना सोचें उतना कम है। ऐसी हिकमत है 5 टाइम नमाज में
कि गोरों को अगर ये चीज़ पता लग जाए तो वो 1 मिनट में इस्लाम कबूल कर लें, बाकी हिदायत अल्लाह के हाथ में। लेकिन सोचें कि नमाज के टाइम जो है वो फिक्स्ड है, मस्जिद के टाइम फिक्स्ड है कि इस टाइम होनी है। जो बंदा उसके मुताबिक डे अपना रन कर रहा है, ना वो लेट हो सकता है, ना ही वो कोई बिला वजह सो सकता है, ना ही वो बंदा कोई बिला वजह की कमिटमेंट रख सकता है। तो ये भी बड़ी पावरफुल टिप है। बल्कि सबसे ज़्यादा पावरफुल टिप है ये कि आप नमाजों को ठीक कर लें, बस आप इस पे काम करें, बाकी चीज़ें इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व खुद करेंगी, बाकी चीज़ें इसके इर्द गिर्द ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट है वो नमाजें पढ़ रहा है, पाँचों सही टाइम पे पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई भी ठीक जाएगी, रूटीन भी ठीक जाएगी, एक्सरसाइज भी, सारी चीज़ें ठीक जाएंगी। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसी को ठीक करने की आप किसी ना किसी तरह कोशिश करें। अगली टिप जो है वो है लर्न टू से नो। आपको नो करना आना चाहिए। हर कमिटमेंट को अपने ज़िम्मे नहीं ले लेते, हर बंदे को यस नहीं करते। नो भी करें, लोग नाराज़ होंगे, दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन ये कि वो आपके ही फ़ायदे में है, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो ये भी बड़ी पावरफुल टिप है। उससे अगली टिप है कुरान रेसिटेशन। रीडिंग द कुरान गिव्स अस द डोज ऑफ डेली गाइडेंस एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट दैट वी कैन नॉट डू विदाउट इवन फॉर अ डे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा स्टडी किया साइकोलॉजिस्ट ने, एंड दे केम टू कंक्लूजन। मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ। असल में उन्होंने एक थीसिस स्टेटमेंट रखी स्टडी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन, कि हाउ कम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ एवरी डे। ये थीसिस स्टेटमेंट थी कि एक शख्स कैसे अपना बेस्ट वर्जन हो सकता है डेली। व्हाट ड्रोव हिम, क्या चीज़, क्या ड्राइव थी उनके पास कि वो डेली अपना बेस्ट वर्जन होते हैं। आपको कभी नहीं कोई हदीस मिलेगी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी सहाबी ने कहा हो कि आज हमने इन्हें लो देखा। आपको नहीं मिलेगा। आपको यही मिलेगा कि वो सबसे तेज़ चलते थे, सहाबा कहते थे हम पीछे रह जाते थे, आहिस्ता बोलते थे। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि कॉन्फिडेंट लोगों की क्या निशानियाँ, और अगर आपने इज्जत करानी है तो ये चीज़ें करें। यकीन करें उनमें पहली 2 टिप्स थी ये, तेज़ चलो और आहिस्ता बोलो। उन्होंने रीज़न बताई। उन्होंने कहा जब आप बहुत तेज़ बोलते हैं ना, इसका मतलब है आपने पहले ही जहन में बिठाया कि मुझे लोग सुनेंगे नहीं, कि कहीं मेरी बात अधूरी ना रह जाए। आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे, और आपके जहन में ये बैठा हुआ है कि यार मुझे जल्दी जल्दी इस महफिल में बोलना है, वरना ये कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, मुझे सुनेंगे नहीं, कट कर देंगे। जब आप स्लो बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको कट कर देंगे, लेकिन उन्हें पता लग जाएगा कि ये बंदा स्लो बोलता है, इसकी एक वक़्त है, ये बात करना इसे आता है। तो ये टेक्निक मैंने टीचिंग में लगा के देखी। कुछ टीचर्स बहुत लाउड पढ़ाते हैं और बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं। मैं लाउडनेस को भी कम किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, और स्पीड ऑफ स्पीच को भी कम किया। आप यकीन करें उन्होंने मेरी बात सुनना। शुरू में चैलेंज किया, बहुत ज़्यादा कट किया, बड़ा कुछ किया, आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं कि जब वो बोलते थे तो वी कुड काउंट हिज वर्ड्स, हम उनके अल्फाज गिन सकते थे। ये अलग बात है, कुछ लोग तेज़ बोलते हैं, वो नेचुरल हैबिट है, उसको हम नहीं कह रहे, कंडेम नहीं कर रहे। कुछ बातें नेचुरल होती हैं, लेकिन ट्राई टू स्पीक असर्टिवली, ट्राई टू स्पीक इन अ लो पेस। इससे ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जिस महफिल में आप बैठे हैं वो भी आपकी बात सुनेगी। तो पहली थी कि तेज़ तेज़ चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे तेज़ चलते थे, और उनकी वॉक ही इस बात का सबूत थी कि वो लेजीनेस तो दूर की बात, वो तो वॉक बता रही है कि इनसे एक्टिव इंसान कोई है नहीं। सहाबा हैरान होते थे कि अपने 50s में है, लेकिन यंग सहाबा पीछे रह जाते थे, इतना तेज़ चलते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो बॉडी लैंग्वेज है, यही तो विनर्स एटीट्यूड है कि तेज़ चलना है। तो वो हमारी पेस गिर जाती है छोटी छोटी बातों पे। एक तो ये चीज़ ले डूबी हमारे नौजवानों को, इश्क और मशूकी, वही उनकी चाल उसी चीज़ ने ले ली, तो लूज़र चाल चलते हैं। तो थोड़ा सा तगड़ा चलना चाहिए बंदे को, ये इसका बड़ा इम्पैक्ट है। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है आपका। अच्छी चाल हम सब के लिए रिमाइंडर है, मेरे लिए भी। तो बहरहाल कुरान वॉज हिज ड्राइव। जो मैं डिस्कशन ये छेड़ी कि उनकी ड्राइव क्या थी, कुरान वॉज हिज ड्राइव। सुबह सुबह फजर पे एक तो कुरान की रेसिटेशन जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, और दूसरा ये कि पहली जो चीज़ वो करते थे फजर के बाद, मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, वो रिमाइंडर देते थे पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सहाबा को।
उससे क्या होता था कि शुरू में ड्राइव आ जाती थी कि यार हमारा मकसद इतना बड़ा है। यकीन करे जिस कौम को ये पता लग जाए ना उसका मकसद बहुत बड़ा है, वो लेजी नहीं रहते हुए। ज्यूज को पता है क्या मकसद है उनका, उनको पता है हमने लीडरशिप संभालनी, उनसे हजम नहीं हो रहा कि हमसे लीडरशिप ले ली गई है। अल्लाह ने कहा ना, या बनी इसराइल मैंने तुम पे बहुत फजीलत की, वो फजीलत लीडरशिप थी, लेकिन ये कि उसके काबिल तुम नहीं रहे। लेकिन ये कि वो अभी भी लगे हुए कि नहीं हमने तो लीडरशिप संभालनी है, तो इस वजह से वो लेज़ी तो नहीं है। आप गूगल पे अभी खोल लें, दुनिया में बेस्ट डाइट ज्यूज़ की है, सबसे हेल्दी डाइट। हमारे जहन में चाइनीज़ आता है, लेकिन उससे भी पहले ज्यूज़ है, ऑर्गेनिक डाइट खाते हैं। सबसे वर्स्ट डाइट मुस्लिम कंट्रीज, कढ़ाई, ठीक है ना, वो अच्छी बात है, बड़ी टेस्टी है, बिरयानी, मसालेदार चीज़ें, हल्दी टिका के डाली हुई है, वो उसके ऊपर ठंडा यख पानी चढ़ा लेना, उसके ऊपर लस्सी चढ़ा लेना, तो उसके नतीजे हमारे सामने हैं। अमेरिकन की बहुत गंदी डाइट है, वो तो सुअर खाते हैं वैसे ही। तो लेकिन ये अफसोस ये है कि मुसलमानों की डाइट वो वन ऑफ द वर्स्ट डाइट है, और ज्यूज़ की डाइट आप देख लें वन ऑफ द बेस्ट है। आप अभी खोल लें गूगल पे टॉप 10 लेजी नेशंस, और आपको अरब कंट्रीज उसमें मिलेंगी, मुसलमान मिलेंगे। और आप टॉप 10 मोस्ट एक्टिव कंट्रीज खोल लें, आपको नंबर 1 ज्यूज इजराइल मिलेंगे हर लिहाज से। तो ऐसे तो नहीं को ऊपर आ रहा ना, ठीक है, वो अलग बात है कि उनका केस होपलेस ही है, बिकॉज अल्लाह ताला जिससे नाराज़ है। लेकिन ये कि वो तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं ना, और ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है हमारे लिए कि वो कौम ऊपर आ गई है, बड़ी बड़ी पोजीशन उन्होंने संभाल ली है। क्योंकि कुछ रूल्स तो अल्लाह ताला के ऐसे हैं ना कि वो काफिर भी करेगा तो वो तो ऊपर तो आएगा। तो मुसलमान अफसोस की बात है कि लेजीनेस में बहुत आगे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बात मैंने कई बार सुनी कि हमारा मजहबी तबका बहुत हल्का है, जिसमें हम भी आते हैं, मतलब अनप्रोडक्टिव हैं और हल्के हैं। शायद हमने ये सोच लिया है कि अल्लाह ने रिसर्च के लिए और चीज़ों को बनाने के लिए गुरों को पैदा किया, और इमाम मेहदी आएंगे वो सारी चीज़ें कॉन्कर करके मुसलमानों की झोली में डाल दें। यही है, आ जाके यही सोच है। मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बाकायदा जवाब हमें मिले हुए जब हम इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मुसलमान एआई में क्यों नहीं आगे बढ़ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुसलमान क्यों नहीं रिसर्च करता, मुसलमान एकेडमिक्स में क्यों नहीं आता। तो बड़ा कॉमन जवाब है कि देखिए मुसलमानों को इसलिए पैदा ही नहीं किया गया, ये काम गोरे करेंगे, और उसके बाद इमाम मेहदी ने आके उन्हें कॉन्कर करना है और सारी एआई हमारे पास आ जानी, तो हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड ने आज हमें जिस जगह डगर पे पहुंचा दिया है। सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर्स जो नेशंस हैं उनमें मुसलमानों का आई एम श्योर टॉप में शुमार होता है कि हम डिले बहुत करते हैं चीज़ों को, और समहाउ हम जुगाड़ू तो वो आपको पता है आदत तो हो गई है। मेरे दोस्त साउथ कोरिया गए जीआईके से ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने, कुछ ने वहाँ से पीएचडी की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोफेसर्स ने पाकिस्तानियों को केस स्टडी बना लिया कि चीटिंग कैसे होती है। इस पे केस स्टडी पाकिस्तानी थे उनके, वो देखते थे और अलाउ करते थे उन्हें कि ये करें। जैसे वो एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट करते हैं ना, लोगों को खुला छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को कि ये करेंगे तो हमें कुछ तरीके पता लगेंगे। तो कहते हैं उन्होंने उनको खुला छोड़ा और उन्हें प्लेजरिज्म के ऐसे ऐसे तरीके पता लगे साउथ कोरियंस को, और उससे उन्होंने फिर स्टूडेंट्स को पकड़ना शुरू किया, अच्छा इस तरह होता। यानी अफसोस की बात है ना, वैसे तो हंसी भी हमें आ रही है, ठीक है, लेकिन ये कि आप देखें कि ये इमेज है। तो कल को आप क्या समझते हैं, आप जब साउथ कोरिया में जाएंगे आपको प्रोफेसर टफ टाइम नहीं देगा। जैसे ही उसे पता लगेगा ये पाकिस्तानी है, उसने आपको ऐसा टफ टाइम देना है कि आपको लग पता जाना है, क्योंकि वो पहले से सीनियर्स ने माशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छी इमेज बनाई है, और वो पहले से उन्हें पता होगा कि ये कौन लोग हैं। इसी तरह आप देख लें अरब कंट्रीज़ में जाएं तो क्वालिटीज़ भी बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानियों में क्वालिटीज़ नहीं है, बेशुमार क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे बदनामी बहुत हो गई है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसयूनाइटेड जो ग्रुप आपको नज़र आएगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो पाकिस्तानी नज़र आएगा। आपको टर्किश, इंडोनेशियंस, मलेशियन एक जुत्था नज़र आएंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते नज़र आएंगे अपनी अमीर की। तो पाकिस्तानी अमीर मिन्नतें कर रहा होगा कि भाई ना तस्वीरें खिंचाओ, इधर ना खड़े हो, ये ना करो, वो मिन्नतें कर रहा होगा 15 मिनट है, 15 मिनट, बस 15 मिनट के लिए रुकना है। वो लोग फलाना उधर चला जाएगा, फलाना उधर तस्वीरें खिंचाने, फलाना नफल पढ़ने लग जाएगा,
और वो 1 घंटा 15 मिनट हो जाएंगे और वो बेचारा पाँव पड़ रहा होगा कि चलो चलो हम लेट हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इन पे वर्किंग होनी चाहिए, और ये चीज़ें नमाज सिखाती है। देखिए, नमाज का बुनियादी अगर आपने कुछ लेना है तो डिसिप्लिन नमाज का बुनियादी एक आउटकम है, और वो नज़र नहीं आता ना जूतियाँ रखने से, बल्कि हम दूसरों की जूतियों को जो है वो कुचल के गुज़रते हैं। किसी के बेचारे के बूट पड़े हुए हैं, पॉलिश हुए हुए हैं, उस पर पाँव रख रख के गंदे कर करके कुचल के आगे गुजरते हैं। तो इसका मतलब नमाज ठीक है, उसकी हाज़िरी तो हो गई, लेकिन वो उसका कोई स्पिरिचुअल इफेक्ट और वो कोई ख़ास मेंटल इफेक्ट नहीं हुआ, तब्दीली नहीं आई उस चीज़ से। और इसमें हम बहुत कैजुअल हैं, पाकिस्तानी इसमें बहुत कैजुअल, और हमने एक्सक्यूज़ेस बना लिए हैं। मैंने एक्सक्यूज़ेस सुने हैं, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस दिए जाते हैं। अमेरिका से हम एड लेते हैं, उसका एक्सक्यूज़ है, उसका एक्सक्यूज़ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पले थे और फिर फ़िरौन को शिकस्त दे दी। ये एक्सक्यूज़ है कि हम अमेरिका पे ही पलेंगे, वो फ़िरौन है, उसके बाद हमने उन्हीं के एड से उन्हीं को शिकस्त दे देनी, अपना कुछ नहीं करना, ना अपनी रिसर्च R&D करनी, कुछ भी नहीं करनी। वो भी एक्सक्यूज़ बना हुआ है। हर चीज़ का एक्सक्यूज़ मौजूद है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये एक्सक्यूज़, सुस्ती का एक्सक्यूज़ ये है, और कैजुअलपन का एक्सक्यूज़ ये कि हम फितना दज्जाल से बच जाएंगे, क्योंकि हम सुस्ती इतने हैं कि हम दज्जाल को लिफ्ट नहीं करें। इसके भी एक्सक्यूज़ बनाए हुए कि इनकंसिस्टेंसी हमें फितना दज्जाल से बचा लेगी और कैजुअलपन हमें फितना दज्जाल से बचा लेगा। तो देखिए, कौमें तभी तबाह होती हैं जब वो अपनी नलायकियों के एक्सक्यूज़ बना लेती हैं, क्योंकि अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर को आप बाईपास नहीं, ये अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है नलायकी। ये आपने खुद से जो है वो कुछ दूसरों को होप दिलाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए एक्सक्यूज़ बनाए हुए कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत ही अजीम कौम है। तो बाकी ये कि यस, क्वालिटीज़ बहुत हैं, वो अपनी जगह हकीकत है। ज़हीन बहुत है, पाकिस्तानी बला के ज़हीन है, मेहमान नवाज बहुत हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, इसकी तारीफ़ सारे करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत बदनाम कर रही हैं। और अब मैं कुछ थोड़ी सी जो है वो इस तरफ आता हूँ, साइकोलॉजिकल टिप्स की तरफ आता हूँ। तो एक टेक्निक है द आइवी ली मेथड। द आइवी ली मेथड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या है कि ये कहते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच वर्क डे राइट डाउन द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू अकॉम्प्लिश टुमारो। बहुत अच्छी पावरफुल टेक्निक है, मैंने भी लगाई हुई है कि आप नेक्स्ट डे की 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लें सोने से पहले। डू नॉट राइट मोर देन 6 टास्क, 6 से ज़्यादा ना लिखेगा, 6 ही लिखें। प्रायोरिटाइज दीज 6 आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ट्रू इंपॉर्टेंस। प्रायोरिटाइज कर लें कि सबसे पहले उठते ये करना है, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, और 6 पे सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्रायोरिटाइज कर लें। व्हेन यू अराइव टुमारो कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द फर्स्ट टास्क, फोकस मैनेजमेंट। देखें, जब टास्क करना है तो फिर फुल फोकस्ड है, फिर मोबाइल भी दूर है, वो ऑफ है, 4G बटन, वाईफाई भी ऑफ है, और सिर्फ वो टास्क हो रहा है। बीच में ब्रेक्स ले लें, उसमें चस्का पूरा कर लें, लेकिन ये कि उसमें दरमियान में कुछ नहीं। वर्क अंटिल द फर्स्ट टास्क इज फिनिश बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकेंड टास्क। होता क्या है कि हमारे जहन में टास्क नहीं होते, वो रैंडम होते हैं, जहन में होते हैं, वो भूलने के डर से हम फिर मल्टीपल कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग, ये भी और ये भी चल रहा है, फिर अचानक एक और बात आई, वो भी चल रहा है। तो अच्छा है कि आपने पहले ही लिखे हो, तो वो लिखे रहेंगे, आपका ब्रेन ईज पे होगा कि वो मैं लिखे हुए कर लूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले करो। अप्रोच द रेस्ट ऑफ योर लिस्ट इन द सेम फैशन। फिर सेकंड पे आ जाए, पहले उसको फिनिश करें। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। लोग आपको कहेंगे कि ये क्या कन्वेंशनल सा बंदा है, ये गीक है, ये नर्ड है, ये अजीब टिप्स फॉलो कर रहा है, हमें देखो हम कैजुअल हैं, हम आखिरी घंटे में काम भी कर लेते हैं। ऐसी मीम्स बनी हुई है नालायकी की, लोगों ने बाकायदा मीम्स बनाई कि फ़लाना इतने घंटे पढ़ता है, देखो मैंने ये स्मार्ट अप्रोच लगाई, मैं आगे चला गया। स्मार्ट अप्रोच अच्छी बात है, स्मार्ट अप्रोच लगानी चाहिए, लेकिन ये कि बेहतर वही है, सक्सेसफुल वही है जो ग्रास रूट से पढ़ रहा है। आप देखेंगे उसको इसके बहुत से फ़ायदे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मूव एनी अनफिनिश्ड आइटम्स टू अ न्यू लिस्ट ऑफ 6 टास्क फॉर द फॉलोइंग डे। और अगर कोई टास्क रह गया कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर दें अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपीट दिस प्रोसेस एवरी वर्किंग डे। इसको दी आइवी ली मेथड करते हैं, बहुत सिंपल है, इसको आप करके देखें इंशाल्लाह। और एक बहुत पावरफुल टिप है कि डिज़ाइन योर फ्यूचर एक्शंस। द ग्रेटर द विजन द लेस लेजियर यू आर। विजन बड़ा बनाए। अगर विजन बहुत छोटा सा है फिर लेजीनेस है।
अगर आपने ये विज़न बनाया कि मैंने माँ बाप की पेंशन खानी है, तो फिर वो कुछ भी नहीं आप करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये विज़न बनाया कि मैंने किराए पे घर देना है, मैंने बैठ के किराया खाना है, तो ये विज़न हाँ तब बनाएं जब आपने दीन का काम करना है। आप कहें कि मैं फ्री हो जाऊँ जॉब शॉप से, मेरी कोई इनकम ऐसी बनी हो कि पैसा शैसा आ रहा हो, लेकिन ये कि रिटर्न में मैं फिर दीन का टिका के काम करूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कि सुस्ती की तरह वजह से है और ये रेस्ट करने की वजह से है, तो मुसलमान रेस्ट करने तो आया नहीं, सीधी सी बात है। और मुसलमानों ने रेस्ट ही किया अब तक, इसीलिए हम आज इस स्टेट में हैं। हम रिएक्टिव लोग हैं। अब वो रिपरकशन सारे हमारे पे आ रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारे रिपरकशंस आ गए हैं हमारे सामने। तो अब हम रिएक्शन में आ गए हैं, अब हम पैनिक हो रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये पैनिक होने से बचना है तो शुरू से उन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, अपना विज़न बड़ा बनाएं, फ्यूचर एक्शंस बनाएं। हज़रत इब्राहिम का विज़न देखें, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। उन्होंने पहले विज़न बनाया कि मेरी तमाम औलाद को नमाजी। तो बड़े विज़न बनाएंगे तो उस पर वर्किंग भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा कल को नमाजी हो, तो आप अभी से नमाजी बन जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक्शन से सीखते हैं, नसीहत से तो बड़े कम लोग सीखते हैं। बल्कि जितनी नसीहत पाकिस्तानी पेरेंट्स करते हैं और हम लोग करते हैं, उतनी शायद बनी इसराइल को हज़रत मूसा ने नहीं की होगी, जो सच बात है। तो नसीहत से तो चेंज नहीं आती है, चेंज एक्शन से आती है। तो नसीहत और नसीहत ही चल रही है और एक्शन कुछ भी नहीं है, और इमिटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। इमिटेशन से सीखता है बच्चा। अगर आपने बच्चे को मोबाइल छुड़वाना है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उसे बुक रीडिंग की आदत डालनी है, आपको भी करनी पड़ेगी, वो खुद ही पिक कर लेगा। बहुत ज़्यादा कॉपी करता है बच्चा हमें। तो विज़न अपना बड़ा बनाए। और मुसलमान का विज़न तो अल्लामा इकबाल ने वैसे डिफ़ाइन कर दिया है, कुरान की आयत से अखज़शुदा है कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अगर तो आप इस विज़न से चलेंगे तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको रिग्रेट इतना होगा, आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे कि आप पहले ही उस जोन में आ जाएंगे कि नहीं यार, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी। और ये हमने खुद देखा, जब विज़न छोटा सा था हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे। अब जब जिम्मेदारी बड़ी आ गई है, मुझे पता है मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, टॉक देनी है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड अ सिंपल टॉक। वो बच्चे क्या सोचेंगे कि यार ये देने आया था ये हमें, को कुरान की बात, को हदीस की बात, कोई ठोस बात, कोई रिसर्च करके बात करें वहाँ जाके। वो बच्चे आपको सुनने के लिए बैठे हैं, वो कोई वहाँ ऐसे तो नहीं आ गए ना। तो इसलिए द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिगर द विजन, द मोर यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और एक बहुत अच्छा जो है वो इन्होंने टिप दी हुई है, वो ये दी हुई है कि आप अपने टास्क को किसी थर्ड चीज़ के साथ एसोसिएट करें, जो थर्ड चीज़ आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंस दिखा दे। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये कि आपने जिम ज्वाइन करना है, तो अगर तो अकेले ज्वाइन करेंगे ना, तो फिर आप शायद कंफर्ट जोन में जल्दी छोड़ दें, क्योंकि आप बाउंड नहीं हैं। आप कहेंगे यार मैं 4 बजे चला जाऊं ये भी ठीक है, 6 बजे चला जाऊं ये भी ठीक है, 7 बजे चला जाऊं ये भी ठीक है, ना जाऊं ये भी ठीक है। लेकिन जब कोई दोस्त साथ होगा और उसको आप टाइम देंगे, ये सिर्फ एक मिसाल है। आप कोई पार्टनर पकड़ते हैं, आप उसे कहते हैं यार चल साइकिलिंग शुरू करते हैं, कल 6 बजे मिलते हैं। अब आप 6 बजे नहीं पहुंचेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर एक वो आएगी कि यार मैंने उस बंदे के साथ मिस कमिटमेंट की, गेड़ा कराया उसे। तो वो फिर कल को आप जाएंगे कि नहीं अब तो जाना है। तो ये एक बड़ी पावरफुल टेक्निक होती है कि अपने एक्शन के साथ कोई ऐसी थर्ड चीज़ एसोसिएट कर लें जिसका कॉन्सिक्वेंस आए। जैसे बड़े लोग ये करते हैं कि जब भी मैं कोई गुनाह करूँगा तो मैं अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं कि मैंने 10 लोगों को खाना खिलाना और पक्का खिलाना। तो वो फिर ये कि उनके लिए वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरा साइकोलॉजी का एक वो है, लर्निंग का एक पूरा वो टेक्निक है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसमें रीइंफोर्समेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव ये है कि आप एक एक्शन से बचने के लिए कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जैसे चैरिटी दे रहे हैं आप एक गुनाह से बचने के लिए। आप कहते हैं कि जब भी मैं गुनाह करूँगा 1000 रुपया चैरिटी करूँगा, तो वो अल्टीमेटली फिर ये आपको हर बार 1000 रुपया देना पड़ रहा है। ये तो दीन में भी है ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखें अल्लाह की कसम जो बंदा तोड़ता है, कसम सिर्फ अल्लाह की जायज़ है। ये अभी मुझसे एक यूनिवर्सिटी में सवाल हुआ था, कुरान की कसम। उन्होंने कहा कि जो बंदा कुरान की कसम खाता है उस पर यकीन कर ले। मैंने कहा पहली बात यह कि कुरान की कसम खानी नाजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाई उसने शिर्क किया, चाहे वो कुरान की क्यों ना कसम हो।
ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ कुरान उठवाते हैं, तो वो कहाँ से साबित है? कुरान तो बुक फॉर्म में मौजूद ही नहीं था, सहाबा कौन सा कुरान उठाते थे? वो तो टैबलेट्स में और दरख्तों की शाख उस पर जो है वो पार्ट्स पे, या कोई थोड़ा बहुत शायद स्क्रॉल्स हो उस पर लिखा हुआ था, बुक फॉर्म में तो था ही नहीं। तो सहाबा कौन सा कुरान उठाते थे गवाहियाँ देते हुए? ये तो बाद में आपने चीज़ें ईजाद कर ली। अल्लाह की कसम होती है। बस आप लिआन का कॉन्सेप्ट देख लें, सूरह नूर में क्या कहा अल्लाह ने कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी पे शक है और गवाह नहीं है चार कि उसने बदकारी की, तो वो अगर औरत साबित करना चाहती है कि मैं बरी हूँ, तो क्या करेगी? 4 बार अल्लाह की कसम खाएगी, 5वीं बार कहेगी कि मुझ पे अल्लाह की लानत। और अगर वो मर्द समझता है वो भी यही करेगा, 4 बार कहेगा मैं सच्चा हूँ कसम खा के। तो वहाँ तो कुरान उठाने का जिक्र ही नहीं, वहाँ तो अल्लाह की कसम खाने का जिक्र। तो इसलिए माँ की कसम, कुरान की कसम, ये सब एवं है। असल में बात यह है कि अल्लाह की कसम, तो अल्लाह की कसम तोड़ने का देखें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? 10 भूखों को खाना खिलाओ, इट्स अ सीरियस थिंग। अगर आपने अल्लाह की कसम तोड़ दिया, 10 लोगों को क्लोथ करो, उनको प्रॉपर क्लोथिंग जो आपकी अपनी क्लोथिंग है, या 3 दिन कंसेक्यूटिव रोजे रखो। क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आप अल्लाह की कसम तोड़ते हुए सोचोगे, अगर कैजुअल बन जाओगे तो इसलिए ये भी बड़ी पावरफुल टेक्निक है कि आप कॉन्सिक्वेंस रखें प्रोक्रेस्टिनेशन का, और उस कॉन्सिक्वेंस से इंशाल्लाह आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म हो जाएगी। जैसे अगर मैंने टास्क डिले किया तो फिर मैं अपने ऊपर ये मुसल्लत करता हूँ, इस तरह की कोई पनिशमेंट रख लें, रीज़नेबल सी पनिशमेंट जो आप कर भी सकें। इंशाल्लाह ये आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से जो है वो दूर होते जाएंगे।